हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको 1962 का चीन भारत युद्ध, जिसे सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इससे पहले मैंने पंचशील जो टॉपिक था, पंचशील के बारे में, उसके क्या पॉइंट्स थे, प्रावधान थे, प्रस्तावना थी, उसके बारे में बताया है। और उसके 2 पार्ट्स है, ठीक है, 2 पार्ट्स है उसके, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो वहीं से शुरू होते हैं, ठीक है, पंचशील टॉपिक से ही शुरू होते हैं, सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप लोगों का देखना वो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन को विशेष महत्व दिया, और जब माओ ने 1949 में समाजवादी राज्य स्थापित किया, तो प्रधानमंत्री नेहरू जो थे उस टाइम भारत के वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और चीन को उन्होंने विशेष महत्व दिया। जब माओ ने, जो वहाँ चीन का जो भी प्रधानमंत्री या फिर शासक था, माओ उस जिसका नाम था, ठीक है, और 1949 में समाजवादी राज्य उसने स्थापित किया, तो भारत ने उसे तुरंत मान्यता देकर उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। तो जिस तरह जब माओ जो होता है 1949 में वो एक समाजवादी राज्य का स्थापना करता है, और उसके बाद भारत जो होता है वो उसे तुरंत मान्यता देकर उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लेता है। और 1954 में दोनों देशों के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई, जिसमें पंचशील के सूत्रों को रखा गया। तो क्या होता है कि जब जो भारत होता है वो तुरंत चीन को मान्यता दे देता है और उससे कूटनीतिक संबंध बना लेता है, और 1954 में दोनों देशों के बीच क्या होता है, मित्रता व व्यापार की संधि हो जाती है, जिसमें पंचशील के सूत्रों को रखा जाता है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि पंचशील के जो सूत्र है ना, वो इसमें भी इससे कनेक्टेड है, इससे वो टॉपिक भी ये टॉपिक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उससे ज़रूर पढ़ ले, तभी आपको समझ में आएगा कि पंचशील के क्या सूत्र थे, ठीक है। उसका मैंने 2 पार्ट्स बनाया है, ज़रूर देख लें। तो उस पर ही आधारित होता है, ठीक है। इनकी व्यापार की संधि जो होती है वो पंचशील के सूत्रों को ही रखा गया था। नेहरू के विशेष प्रयास ने 1955 के बांडुंग सम्मेलन में चीन को आमंत्रित भी किया था। तो नेहरू के विशेष प्रयास से क्या होता है, 1955 के जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था उसमें चीन को भी आमंत्रित किया गया, और प्रधानमंत्री चाव ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिससे चीन को राष्ट्रों की बिरादरी में स्थान भी मिलता है। तो इस तरह 1955 में एक सम्मेलन किया जाता है जिसमें भारत चीन को भी आमंत्रित करता है, और प्रधानमंत्री चाव अपने देश का प्रतिनिधित्व करने आते हैं, जिससे चीन को राष्ट्रों की बिरादरी में स्थान मिलता है। लेकिन 1958 के बाद इन संबंधों में दरारें पड़ने लगी, क्योंकि चीन ने सीमा विवाद उठाया। तो फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1958 में क्या होता है कि इन संबंधों में दरारें पड़ने लगती हैं, क्योंकि चीन ने सीमा विवाद उठाया था, ठीक है। और माओ ने नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक स्वान कहकर निंदित किया था। तो माओ ने क्या किया कि नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक स्वान करके एक निंदित एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, जिससे काफ़ी लोग निंदित हो गए। और चीन ने 1914 में निर्धारित मैकमोहन रेखा जो होती है, ठीक है, मैकमोहन रेखा को नकारा, जिसके तहत तिब्बत व नेफा, अब अरुणाचल प्रदेश है वो, नेफा को अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसके बीच विभाजन किया गया। तो 1914 में क्या होता है कि जो मैकमोहन रेखा होती है उसको नकारा जाता है, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। उसके तहत क्या होता है कि तिब्बत और नेफा अभी अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उसके बीच विभाजन किया गया है, तो उससे वो नकार देता है, ठीक है। और चीनी शासकों ने कहा कि यह रेखा एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने डाली थी, और चीन क्या कहता है कि ये जो रेखा डाली गई थी, मैकमोहन रेखा जिसे कहा जाता है, मैकमोहन लाइन, वो एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने डाली थी, जिसे उस समय चीन की कमज़ोर सरकार ने मान लिया था। तो ये जो रेखा डाली गई है वो एक अंग्रेज़ द्वारा डाली गई है, और उस समय इसलिए उसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि चीन की जो कमज़ोर सरकार थी वो मान गई, ऐसा चीन का कहना था
था और वास्तव में यह क्षेत्र जो है चीन का है। तो वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अपना क्षेत्र बता रहे थे, ठीक है। और उसने जम्मू कश्मीर में लद्दाख का क्षेत्र भी मांगा। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में भी चीन जो होता है वो लद्दाख का क्षेत्र भी मांगता है, लेकिन भारत ने ऐसे आग्रहों को स्वीकार नहीं किया। भारत जो होता है वो इसे स्वीकार नहीं करता है। मार्च 1959 में चीनी सेनाओं ने घुसकर तिब्बत हड़प लिया। फिर मार्च 1959 में क्या होता है कि जितने भी चीनी सेना होते हैं वो घुसकर तिब्बत को हड़प लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेहरू ने इसे चीन का घरेलू मामला बताकर उसका विरोध नहीं किया। तो जिस तरह तिब्बत में वो हमला करते हैं तो उस पर नेहरू जी चुप रहते हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनका सोचना था कि वो घरेलू मामला है चीन का, तो उसे वो विरोध नहीं करते हैं। अब बौद्ध धर्मगुरु जो होते हैं दलाई लामा, ठीक है, वो अपने साथियों के साथ भारत में शरण ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें निर्वासन में राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी। तो जिस तरह दलाई लामा यहाँ पे आके भारत में बस जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो एक निर्वासन में राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी अनुमति भारत सरकार नहीं देते हैं, ठीक है। और दोनों देशों के विशेषज्ञों की टोलियाँ समय समय पर वार्ता करती रहती है। तो दोनों देशों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो समय समय पर बात करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। और अक्टूबर 1962 में क्या होता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। 1962 में क्या होता है कि चीन भारत पर आक्रमण कर देता है, जिसके पीछे निम्न प्रबल कारण बताए जा सकते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या था, क्यों उन्होंने युद्ध किया, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था, चीनी शासकगण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सूत्र में विश्वास नहीं रखते थे। तो चीनियों का एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सूत्र में वो लोग तो सबसे पहले विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वे सोवियत नेता था ख्रुश्चेव तथा भारत के नेहरू के आग्रहों का उपहास भी करते थे, क्योंकि वो शांतिपूर्ण नीतियाँ अपना रहे थे। सोवियत संघ भी के नेता भी ख्रुश्चेव जो थे वो भी शांतिपूर्ण नीति अपना रहे थे, और नेहरू जो थे वो भी शांतिपूर्ण नीति अपना रहे थे। इसलिए जो चीनी लोग होते हैं वो इन आग्रहों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था, चीनी शासकगण हर समस्या का बलपूर्वक समाधान करने की रणनीति के पक्षधर थे। तो जितने चीनी शासकगण होते हैं वो हर समस्या का बलपूर्वक समाधान करने की रणनीति के पक्षधर थे, वो बलपूर्वक किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है, चीनी शासकगण ऐसे प्रयास करके एशिया के अन्य देशों को प्रभावित करके उन्हें अपने नेतृत्वाधीन करना चाहते थे। तो चीनी शासकगण जितने थे वो ऐसे प्रयास करना चाहते थे जिससे एशिया के जितने भी अन्य देश हैं वो प्रभावित करना चाहते थे और उन्हें अपने नेतृत्व के अधीन करना चाहते थे। चौथा पॉइंट है, चीनी शासकों ने अनुमान लगाया कि युद्ध से भारत के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा। तो चीनी शासकों ने एक ये भी पॉइंट सोचा कि अगर मैं युद्ध करता हूँ, हम युद्ध करते हैं तो भारत के आर्थिक विकास को भी धक्का लगेगा, जिससे वहाँ असंतोष भी फैल जाएगा और नेहरू की जो कांग्रेस सरकार है उसका भी पतन हो जाएगा। तो ये भी एक कारण रहता है कि वो आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना चाहते थे, धक्का देना चाहते थे भारत की। और नेहरू जो कांग्रेस सरकार से थे उसका भी पतन करवाना चाहते थे, और साम्यवादी लोग सत्ता में इस तरह आ जाएंगे। तो उनका ये मानना था कि इस तरह साम्यवादी जो सत्ता है वहाँ पर लागू हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है, चीनी शासकों ने यह भी अनुमान लगाया कि कोई बड़ी शक्ति कूटनिरपेक्ष भारत की सहायता नहीं करेगी। तो इस तरह वो ये भी सोचता है कि जितनी भी बड़ी शक्ति है कूटनिरपेक्ष, क्योंकि भारत हमेशा कूटनिरपेक्ष ही रहा है, वो इसी नीति पर चलता है, तो उसकी सहायता कौन करेगा, क्योंकि वो तो किसी गुट में शामिल है ही नहीं। और तथा भारत सोवियत मित्रता का सही परीक्षण भी हो जाएगा। तो इस तरह मैंने बताया कि सोवियत संघ जो था वो भारत के करीब था, तो वो उन दोनों के मित्रता का भी सही परीक्षण हो सकेगा कि चीन जब हमला करेगा तो सोवियत संघ मदद करती है भारत की या फिर नहीं।
फिर छठा पॉइंट हो जाता है, चीनी शासक अपने देश की आर्थिक समस्याओं से अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे। तो इस तरह जो चीनी शासक थे, तो चीन में क्या हो रहा था कि वहाँ आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा था, जिससे जो जनता थी वो परेशान थी। तो इसलिए वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे, जो माओ की महान छलांग की नीति की असफलता के कारण पैदा हुई थी। तो ये आर्थिक समस्या कैसे पैदा हुई थी? माओ की महान छलांग की नीति, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है, उसकी सफलता के कारण ही चीन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। आगे देखते हैं। उसके बाद इस युद्ध में चीन ने भारत को हराया। तो इस युद्ध में क्या होता है, चीन जो होता है वो भारत को हरा देता है तथा उसके कई हजार वर्ग मील भूमि पर अवैध कब्जा कर लेता है और भारत को तुरंत अमेरिका व सोवियत संघ की निःशर्त सैनिक सहायता मिलती है। तो इस तरह युद्ध में क्या होता है कि चीन जो होता है वो भारत को हरा देता है और इसकी कई हजार वर्ग मील भूमि पर अपना अवैध कब्जा कर लेता है और भारत को तुरंत उस समय क्या होता है कि तुरंत भारत को अमेरिका और सोवियत संघ, जो दो गुट थे, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों निःशर्त भारत को सैनिक सहायता देते हैं और युद्ध रुक जाता है। और दिसंबर 1962 में कोलंबो में 5 गुट निरपेक्ष देशों, तो 5 गुट निरपेक्ष देश क्या होते हैं? सीलोन, बर्मा, इंडोनेशिया, घाना व मिस्र जो होते हैं, उनका सम्मेलन हुआ और उनके सुझाव आए, जिन्हें भारत ने कुछ शर्तों के साथ मान लिया। तो इस तरह दिसंबर 1962 में क्या होता है, कोलंबो में एक 5 गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है। वो कौन थे देश? सीलोन, बर्मा, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र, ठीक है, उनके बीच में सम्मेलन होता है और वो कुछ सुझाव देते हैं, जिन्हें भारत कुछ शर्तों के साथ मान लेता है, लेकिन चीन ने उन्हें नकार दिया। तो चीन जो होती है वो उसे स्वीकार नहीं करती है और चीन के हठी रुख के कारण क्या होता है कि इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जो होते हैं डॉक्टर सुबंधरियू तथा कंबोडिया के प्रिंस नोरोडॉम सिहनुक के प्रयास भी विफल हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि चीन की हठी रुख के कारण इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री होते हैं डॉक्टर सुबंधरियू तथा कंबोडिया के प्रिंस नोरोडॉम सिहनुक, उनके प्रयास भी विफल हो जाते हैं और इस युद्ध के कारण क्या होता है, भारत चीन संबंध टूट जाता है। लेकिन इस अपमानजनक पराजय ने भारत को यह शिक्षा दी कि उसे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो ये जो युद्ध होता है 1962 में चीन और भारत के मध्य जो युद्ध होता है, वो भारत को सिखा देता है कि उसे अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना होगा, उसे बढ़ाना होगा। हम आगे देखते हैं। भारत व चीन के बीच इस युद्ध के कुछ गंभीर परिणाम भी निकलते हैं। तो हम परिणाम देख लेते हैं कि भारत व चीन के बीच में क्या युद्ध के गंभीर परिणाम निकले, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत के चीन के साथ संबंध टूट जाते हैं और भारत का जो चीन का जो एक संबंध था अच्छा माओ के, जब वो माओ आया था भारत, ठीक है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, उस टाइम पे उन दोनों के संबंध अच्छे थे। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या होता है कि भारत के चीन के साथ संबंध टूट जाते हैं और दोनों देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा परिणाम क्या होता है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने भारत की बहुत सहायता की थी, अतः भारत के उनसे संबंध भी मजबूत हो जाते हैं। किंतु आने वाले समय में अमेरिका के असहानुभूति रुख के कारण सोवियत संघ से भारत के संबंध बहुत मजबूत हो गए, जिनका रूप 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई में प्रकट होता है। तो इस तरह क्या होता है कि आगे चलकर भारत के संबंध गुटों के साथ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आगे चलते हुए अमेरिका से उनके जो संबंध होते हैं वो थोड़े अनबन हो जाती है और उसके कारण क्या होता है कि जो सोवियत संघ रहता है, उनके भारत के संबंध, सोवियत संघ से भारत के जो संबंध होते हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और जिनका रूप 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई में प्रकट होता है। फिर तीसरा जो परिणाम होता है कि चीन ने पाकिस्तान से निकट संबंध स्थापित किए और जिन्होंने भारत की सुरक्षा को संकट पैदा किया। तो चीन जो होता है वो पाकिस्तान से अपने निकट संबंध स्थापित कर लेता है, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को संकट पैदा कर देता, ठीक है। और भारत की विदेश नीति जो
होती है वो आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद पर केंद्रित हो जाती है। तो भारत की विदेश नीति जो सबसे पहले आदर्शवाद थी उससे हटकर यथार्थवाद पर केंद्रित हो जाती है, जिसका परिचय लाल बहादुर शास्त्री की नीति में देखा जा सकता है। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया था। तो इस तरह जो सबसे पहले भारत की विदेश नीति थी कि वो आदर्शवाद पे चलता था हमेशा और यथार्थवाद पर केंद्रित वो हो जाता है। और उसके बाद इसका परिचय हम देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री की नीति में। और 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया। तो इस तरह 1965 के युद्ध में क्या होता है कि भारत जो होता है वो पाकिस्तान को पराजित कर देता है और भारत में अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का मार्ग भी अपनाया। तो इस तरह ये सारे परिणाम निकलते हैं, ठीक है, कि भारत में अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का एक मार्ग अपनाया। फिर दूसरा निकलता है कि उसने अपनी विदेश नीति पे कुछ परिवर्तन किए, आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर चला। फिर तीसरा होता है चीन ने पाकिस्तान से निकट संबंध स्थापित कर लिए और पाकिस्तान जो होता है वो भारत की सुरक्षा पर काफ़ी संकट पैदा करता है। फिर दूसरा था कि किस तरह वो सोवियत संघ के निकट आ जाता है, भारत और भी आ जाता है। और फिर फर्स्ट पॉइंट था कि भारत के चीन से जो संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं और दोनों देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर दिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे परिणाम होते हैं। आगे देखते हैं। अप्रैल 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसकी प्रस्तावना में दिए गए 5 सिद्धांत हैं। तो 1954 में क्या होता है कि चीन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं चाओ एन लाई और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता किया जाता है और उसकी प्रस्तावना के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत होता है कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का प्रभुसत्ता का आदर करेंगे। दूसरा, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता व परस्पर लाभ के लिए काम करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो हस्ताक्षर हुए थे, ये पंचशील से मिलते हैं, ठीक है। और भारत ने सदैव, ये जो हुआ था ये पंचशील योजना ही है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ना आप लोगों को, तो वो पंचशील योजना ही थी जिसमें क्या क्या सिद्धांत रखे गए। लेकिन आगे क्या होता है कि भारत ने सदैव चीन के साथ अपने संबंधों का आधार पंचशील सिद्धांत को माना है। तो इस तरह जो भारत होता है वो हमेशा पंचशील सिद्धांतों को मानता आया था, परंतु चीन जो होता है वो भारत के साथ संबंधों में इसका ईमानदारी से पालन नहीं करता है। और 1962 में समझौते का उल्लंघन करते हुए क्या होता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर चीन द्वारा कब्जा कर लिया और शत्रुता आचरण के कारण पंचशील के सिद्धांतों का महत्व वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उल्लंघन कर देता है चीन वहाँ 1962 में युद्ध करके। और इस प्रकार हम वर्तमान में भारत चीन संबंधों को पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित नहीं मान सकते हैं और इससे हमें अग्रांकित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कुछ तर्क है यहाँ पर, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चीन भारत के आंतरिक मामलों में परोक्ष हस्तक्षेप करता रहा था। तो हमने देखा कि किस तरह चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है। चीन ने पूर्वोत्तर के अलगवादियों तथा नक्सलवादियों की भी मदद की थी। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग बताता था और यह भारत की प्रादेशिक अखंडता का निरादर था। फिर तीसरा था चीनी सैनिक यदा कदा भारत की सीमा का अतिक्रमण करना चाहते थे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध थे। तो इस तरह हमने देखा कि पंचशील की जो योजना होती है उस पर चीन खड़ा उतरता नहीं है और वो इसका उल्लंघन करता है, क्योंकि 1962 में उसने हमला कर दिया था और इसका उल्लंघन करता है। लेकिन गुटों की सहायता से, अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिक सहायता से भारत बच जाता है। लेकिन उस समय भारत को ये एहसास होता है कि हमें अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाना होगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और आगे चलकर अमेरिका जो होता है उससे थोड़े संबंध बिगड़ जाते हैं, लेकिन सोवियत संघ से भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। और आगे चलकर सैनिक क्षमता पे भी भारत ध्यान देता है। उसने अपनी
विदेश नीति में भी परिवर्तन कर दिया कि वो आदर्शवाद से बदलकर यथार्थवाद कर दिया। तो इस तरह भारत और चीन का युद्ध यहीं पे समाप्त होता है। 1962 का जो युद्ध था वो यहीं पे समाप्त होता है। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो पंचशील से ही कनेक्टेड है। और इससे पहले मैंने पंचशील का 2 वीडियो बनाए हैं, 2 पार्ट्स में है, ठीक है। उसे ज़रूर देख लें आप लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। ताकि आप लोगों को और ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। एंड शेयर करिए, लाइक करिए, ओके। और अपनी कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा, और अगर कुछ डाउट हो वो भी पूछिए, ओके। थैंक यू।